उम्मीद करते हैं आप लोग कुशल मंगल होंगे। आज की क्लास में मैं आप लोगों को कोणीय वेग यानी एंगुलर वेलोसिटी और कोणीय त्वरण यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में बतलाने वाला हूं। तो आज हम लोग सबसे पहले कोणीय वेग को पढ़ते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को पता है, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने एक ले लिया वृत्त, ठीक है। तो ये हमारा हो गया वृत्त और वृत्त का केंद्र बिंदु होगा, ये केंद्र बिंदु हो गया, ठीक है। और इस केंद्र बिंदु को हम लोगों ने ओ से दर्शा दिया। अब क्या हो गया, वृत्त वृत्त का जो केंद्र बिंदु है वही वृत्त का मूल बिंदु ही है, ठीक है। तो केंद्र बिंदु मूल बिंदु समान है, उसे हम लोगों ने ओ से प्रदर्शित किया हुआ है। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें हैं कि वृत्त पर एक बिंदु है, मान लेते हैं यह बिंदु ए है, ठीक है। और वृत्त को हम लोगों ने घुमाया, ठीक है। तो वृत्त को हम लोगों ने घुमाया कुछ इस प्रकार से, ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे हम लोगों ने वृत्त को घुमाया। तो वृत्त के घूमने के साथ साथ, ठीक है, ये बिंदु भी क्या होगी, घूमेगी, ठीक है। और ये बिंदु घूमते घूमते यहां तक पहुंच गई, ठीक है। तो ये हो गया बी बिंदु, ठीक है। मतलब ये जो कण है वो ए से कहां पहुंच गया, बी तक पहुंच गया, इसको घुमाने के कारण, वृत्त को घुमाने के कारण। अब हम लोगों ने क्या किया, ए बिंदु को तो हम लोगों ने केंद्र से जोड़ा ही था वृत्त के। अब हम लोग बी बिंदु को भी वृत्त के केंद्र से जोड़ेंगे। देखिए हम लोगों ने बी बिंदु को भी केंद्र से जोड़ दिया। तो आप देखेंगे कि जो आरंभिक जो हमारा किरण है, ठीक है, ये हमारा आरंभिक किरण है और ये हमारा अंतिम किरण है, दोनों के बीच में कुछ कोण बना हुआ है, ठीक, समझ में आ गया। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आरंभिक स्थिति सदिश और अंतिम स्थिति सदिश के बीच में एक कोण बना हुआ है और इस कोण को हम लोग बोलते हैं क्या, थीटा, ठीक, समझ में आ गया। तो ये थीटा हमारा क्या हो जाएगा, थीटा हमारा हो जाएगा कोणीय विस्थापन। तो हम लोग यहाँ पर कोणीय विस्थापन कितना होगा, वो हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कोणीय विस्थापन। तो इसको हम लोग लिख देते हैं कोणीय विस्थापन है, ठीक है। अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अब देखिए, मान लेते हैं कि आपने क्या किया, कोणीय विस्थापन किया। तो क्या इस कोणीय विस्थापन थीटा में कुछ समय लगा होगा कि नहीं लगा होगा? क्या जो कण बिंदु ए पर था वो बिंदु बी पर गया तो कुछ समय लगा होगा कि नहीं लगा होगा? तो जवाब है हाँ, समय लगा होगा। और उसी समय अब क्या हो गया, आपके पास कोणीय विस्थापन है और समय है। तो हम लोग कोणीय वेग का परिभाषा ये होता है कि घूर्णन कर रही वस्तु, यानी कि ये घूर्णन कर रही वस्तु, ये क्या कर रहा है, घूर्णन गति, ठीक है। तो घूर्णन गति कर रही वस्तु के कोणीय विस्थापन में परिवर्तन के दर, यानी घूर्णन गति कर रही वस्तु के कोणीय विस्थापन में, यानी कि कोई वस्तु घूर्णन गति करेगा, ठीक है, तो कोणीय विस्थापन होगा ना। तो कोणीय विस्थापन के परिवर्तन के दर को, यानी किस रेट से कोणीय विस्थापन हो रहा है, परिवर्तन के दर को हम लोग क्या कहते हैं, कोणीय वेग कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए हम लोग सबसे पहले परिभाषा लिखते हैं। तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, घूर्णन, घूर्णन, घूर्णन गति, गति कर रही, कर रही कोई वस्तु, कोई वस्तु, वस्तु के के कोणीय विस्थापन के दर को, कोणीय विस्थापन, विस्थापन के दर को, के दर को, दर को हम कोणीय वेग कहते हैं। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा, कोणीय वेग कहते हैं, ठीक है। ये चीजें आपने समझ लिया। चलिए यहां पर आपने ये बात जान लिया कि यदि कोई भी वस्तु यदि क्या कर रही है, घूर्णन कर रही है, तो घूर्णन कर रही है तो वस्तु का कोणीय विस्थापन का दर कितना है, यानी कोणीय विस्थापन तेजी से परिवर्तन कर रहा है तो कोणीय वेग ज्यादा होगा, कोणीय विस्थापन का दर ज्यादा होगा। तो
घूर्णन कर रही घूर्णन गति कर रही कोई वस्तु के कोणीय विस्थापन के दर को हम कोणीय वेग कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोणीय वेग को हम ओमेगा द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कोणीय वेग को हम किससे व्यक्त करते हैं? हम ओमेगा, ऐसे इसको हम लोग कहते हैं ओमेगा द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है, व्यक्त करते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया इससे हम लोग किससे व्यक्त करते हैं। अब यहाँ पर इसका सूत्र क्या होगा? इसका सूत्र होगा, सबसे पहले आपको देखना होगा कि कोणीय विस्थापन कितना हुआ है और उस कोणीय विस्थापन में लगा हुआ समय कितना है। यानी कि कोणीय विस्थापन थीटा हुआ है तो इस कोणीय विस्थापन में कुछ समय भी लगा होगा, तो कोणीय विस्थापन बटा समय को हम लोग क्या कहते हैं? कोणीय वेग कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो सबसे पहले इसका एसआई मात्रक होगा, तो इसका एसआई मात्रक के बारे में आप बताइए कितना हो जाएगा इसका एसआई मात्रक। तो ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये थीटा का एसआई मात्रक क्या होता है? रेडियन। तो यहाँ पर लिखेंगे रेडियन। ठीक है, समझ में आ गया। और ये क्या है? समय है, तो समय का एसआई मात्रक क्या होता है? सेकेंड। तो इसका एसआई मात्रक रेडियन प्रति सेकेंड है। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। अब एक बात बताइए, क्या यह एक सदिश राशि है कि अदिश राशि है? तो जवाब है यह एक सदिश राशि है। तो ये एक सदिश राशि है तो इसका परिमाण भी होगा, इसका दिशा भी होगा। तो परिमाण तो हम लोग निकाल सकते हैं थीटा बाई टी। ठीक है, परिमाण हमारा निकल जाएगा, लेकिन चलिए इसके दिशा के बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे यह एक सदिश राशि, यह एक सदिश राशि है, सदिश, ठीक है, सदिश राशि है। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान से समझना था। यह एक सदिश राशि है। अब चलिए हम लोग दिशा के बारे में बात करते हैं। तो इसका दिशा कैसे निकलेगा जी? तो सबसे पहले देखिए ये घूम कैसे रहा है उसको जरा ध्यान दीजिएगा। तो ये घूम कुछ इस प्रकार से रहा है। ठीक है, ये कण इसी दिशा में क्या कर रहा है? घूर्णन गति को कर रहा है। तो अपने दाएं हाथ को आप ऐसे फैलाएंगे। ठीक है, ये आपका अंगूठा होगा और ये सारे उंगलियां होंगी। तो इस प्रकार से अपने दाएं हाथ को आप फैला लेंगे। सबने फैला लिया है। ठीक, जैसे जिस प्रकार से कांग्रेस की निशान होती है। ठीक है, अब हम लोगों ने ऐसे फैला लिया। अब हम देखेंगे कि हम सारी उंगलियों को जिस दिशा में घूर्णन हो रहा है, घूर्णन ऐसे हो रहा है, तो ऐसे ही हम लोग घुमाएंगे। तो घुमाएंगे तो जो हमारा अंगूठा होगा वो क्या देगा? वो अंगूठा दे देगा कोणीय वेग की दिशा को। समझ में आ गया? तो हमने ऐसे इसको घुमा दिया तो कोणीय वेग का दिशा क्या हो जाएगा? बाहर की ओर हो जाएगा। यहां पर हम लोग डॉट से इसको बना सकते हैं। ठीक है, और जो कोणीय है, ठीक है, कोणीय वेग है वो एक अलग प्रकार का सदिश है, उसको हम लोग अक्षीय सदिश कहते हैं। ठीक है, यह एक सदिश है और यह एक अक्षीय सदिश है। क्या कहेंगे इसको हम लोग? अक्षीय सदिश। ठीक है, अक्षीय सदिश। समझ में आ गया? ये हमारा एक अक्षीय सदिश है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। मतलब इसका दिशा अक्ष की एलोंग होगा, या तो अक्ष इधर बाहर की तरफ हो जाएगा या तो अंदर की तरफ हो जाएगा। अक्षीय सदिश का जो दिशा होता है वो अक्ष के ओर एलोंग ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका अक्षीय सदिश किधर है? बाहर की तरफ। ठीक है, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। ठीक है, अब आइए हम लोग दो प्रकार का कोणीय वेग होता है। ठीक है, तो कोणीय वेग के प्रकार। तो टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा? कोणीय वेग के प्रकार। चलिए, कोणीय वेग के प्रकार। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं कोणीय वेग के। आइए उसको हम लोग जरा समझते हैं। तो सबसे पहला प्रकार जो होता है वो होता है औसत कोणीय वेग। क्या होता है हमारा? औसत
कोणीय वेग, चलिए इसको सबसे पहले हम लोग समझते हैं, याद भी आप लोगों को कर लेना है, औसत कोणीय वेग। तो सबसे पहले देखिए हुआ ये, औसत कोणीय वेग में आपको क्या देखना है कि जैसे मान लेते हैं, देखिए जैसे हम लोगों ने एक कण जो ए बिंदु पर था, उस कण को हम लोग कहां लेके गए, बी बिंदु तक लेके गए। ठीक है, समझ में आ गया। हो सकता है कि उस ए से जब ये कण सी पर जा रहा हो तो उसका कोणीय वेग जो है और छोटा कम हो, ठीक है। सी से डी जा रहा हो तो कोणीय वेग हो सकता है बढ़ जाए, ठीक है। और डी से ई जा रहा हो तो कोणीय वेग और हम लोग घटा सकते हैं, मतलब घट बढ़ सकता है, हमें नहीं मालूम है कि बीच में ए बिंदु से बी बिंदु तक ये जब गया तो बीच में हम लोगों ने कोणीय वेग को बढ़ाया कि घटाया, हम लोगों को उससे कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल हमें कोई लेना देना नहीं है। बीच में हम लोगों ने कोणीय वेग बढ़ाया घटाया, ठीक है, समझ में आ गया। हो सकता है कि हम लोग ई बिंदु पर कुछ देर उसे रोक भी दे, फिर हम लोग उसे अगले बी बिंदु तक लेके चले जाए, तो हमारे मन के ऊपर है। तो औसत कोणीय वेग के बारे में आपको समझना होगा, ये क्या होता है। इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कुल कोणीय विस्थापन कितना हुआ, ठीक है, समझ में आ गया। बीच में उसको तेजी से लेके गए या धीरे लेके गए या बीच में रोक दिए, उससे कोई मतलब नहीं है। आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ इतना होना चाहिए कि उसकी आरंभिक बिंदु कितनी है, उसकी अंतिम बिंदु कितनी है, दोनों का हम लोग स्थिति सदिश निकालेंगे और जो हमें कोण मिलेगा और उसी जो कोणीय विस्थापन होगा और बटा कुल कोणीय विस्थापन बटा कुल समय, ठीक है, बस यही आपको करना होगा। तो आपको औसत कोणीय वेग में क्या होता है, ये होता है हमारा ओमेगा एवरेज, ठीक है, समझ में आ गया। इसमें आपको करना होगा कुछ नहीं, कुल कोणीय विस्थापन, ठीक है, कुल आपको देखना है कि कोणीय विस्थापन बीच में क्या हुआ उससे कोई नहीं मतलब है, कुल कोणीय विस्थापन, ठीक है, विस्थापन बटा क्या लिखेंगे हम लोग, कुल समय, क्योंकि कोणीय विस्थापन में कुछ समय लिया हो गया तो कुल समय, दोनों को हम लोग भाग लगा देंगे तो हमें मिल जाएगा औसत कोणीय वेग, यानी कि ओमेगा एवरेज मिल जाएगा। समझ में आ गया, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा, ठीक है। चलिए आइए अब हम लोग एक प्रश्न को सॉल्व करते हैं, ठीक। अब देखिए हम लोगों के पास जो थीटा दिया क्वेश्चन है, हमारे पास थीटा दिया है, कोणीय विस्थापन दिया है, वो दिया हुआ है 2t स्क्वायर, समझ में आ गया, 2t स्क्वायर दिया गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब हम लोगों को करना है t बराबर 0 सेकेंड तथा और t बराबर 2 सेकेंड के बीच में औसत कोणीय वेग, औसत क्या निकाला हम लोगों को, औसत कोणीय वेग। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा, औसत कोणीय वेग आपको निकालना। तो कैसे हम लोग निकालेंगे उसको जरा ध्यान से समझते हैं। देखिए क्या होता है, देखिए हम लोगों को एक, जब आप औसत के बारे में बात करेंगे ना तो दो दो समय दिया रहेगा, ठीक है, मतलब दोनों के बीच में, ठीक है, 0 सेकेंड से t = 2 सेकेंड के बीच में, तत् और भी लिख सकते हैं चाहे से 0 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में जो औसत कोणीय वेग होगा वो कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग आइए सूत्र पढ़ाते हैं। तो सूत्र हमारा क्या कहता है, जो ओमेगा एवरेज होता है वो क्या होता है, सबसे पहले कुल कोणीय विस्थापन, ठीक है, तो कुल कोणीय विस्थापन को हम लोग थीटा से लिख देते हैं बटा कुल समय जिसको हम लोग टी से लिख देते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो सबसे पहले यहां पर कुल कोणीय विस्थापन मतलब t = 0 सेकेंड पर, ठीक है, पर थीटा बराबर कितना है, इसको ध्यान दीजिएगा। समय को यदि हम लोग 0 सेकेंड रख ले तो थीटा बराबर कितना है, तो यहाँ पर जब टाइम को 0 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 गुने समय हम लोग कितना है 0 सेकेंड, तो 0 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा बराबर हो जाएगा हमारा
0 रेडियन। ठीक, समझ में आ गया। अब हम लोग आपसे एक और सवाल पूछते हैं। t बराबर यदि हम लोग ले लेंगे 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पर, ठीक है, समझ में आ गया। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। 2 सेकेंड पर जो हमारा कोणीय विस्थापन है थीटा, वो कितना हो गया है? तो यहाँ पर 2t² कोणीय विस्थापन है, लेकिन समय की जगह पर 2 गुने t का स्क्वायर, मतलब t कितना है? 2 सेकेंड, तो 2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 2 गुने 4, ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो कितना हो जाएगा? 8 रेडियन हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये हमारा हो जाएगा t बराबर 2 सेकेंड पर कोणीय विस्थापन। t बराबर 0 सेकेंड पर कोणीय विस्थापन हमारा 0 हो गया। ठीक, समझ में आ गया। तो आप देखिए, कोणीय विस्थापन 0 रेडियन से कितना रेडियन हो गया? 8 रेडियन हो गया। समझ में आ गया? ठीक है। तो यदि यहां पर यदि आप थीटा के बारे में बात करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा? 8 रेडियन। ठीक, समझ में आ गया। क्योंकि 0 से कितना हो गया? 8, मतलब इस बीच में विस्थापन कितना हुआ? इस बीच में विस्थापन हो गया 8 घटाव 0। 8 घटाव क्या करेंगे हम लोग? 0। ठीक है, तो यहाँ पर कोणीय विस्थापन 8 घटाव 0। ठीक है, यानी कि हम लोग ये लिख दिए हम लोग। ठीक है, कुल कोणीय विस्थापन जो है, सबसे पहले कुल कोणीय विस्थापन कैसे निकाल सकते? सबसे पहले आपको थीटा एफ करना होगा, मतलब कोणीय विस्थापन फाइनली कितना होगा। जैसे यहाँ पर फाइनल कोणीय विस्थापन कितना है? 8, अंतिम कोणीय विस्थापन घटाव आरंभिक कोणीय विस्थापन। ठीक है, और आरंभिक कोणीय विस्थापन क्या है? t इक्वल टू 0 सेकेंड पर कोणीय विस्थापन हमारा कितना है? 0 है। ठीक, बटा हम लोग उसी प्रकार से फाइनल समय माइनस इनिशियल समय, ठीक है, आरंभिक समय, अंतिम समय में से आरंभिक समय को हम लोग घटा देंगे। तो यहाँ पर वही सूत्र हम लोग यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? थीटा एफ माइनस थीटा आई, और नीचे में क्या हो जाएगा? टी एफ फाइनल समय, अंतिम समय, घटाओ आरंभिक समय टी आई कर देंगे। कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, बड़ी आराम से हम लोग यहाँ पर समझते। तो हमारा फाइनल अंतिम कोणीय विस्थापन कितना है? वो है 8। आरंभिक कोणीय विस्थापन कितना है? वो है हमारा 0। तो 8 घटाव 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा फाइनल समय, फाइनल समय ये टी एफ है 2 सेकेंड, तो यहां पर रख देंगे 2 घटाओ आरंभिक समय टी आई, वो कितना है? 0। तो 2 घटाओ यहां पर 0 लिख देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या करेंगे? 8 में से 0 घटाएंगे तो हमारा आ गया 8, 2 में से 0 घटाएंगे तो हमारा आ गया 2 रेडियन पर सेकेंड, कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 4 रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा। कोई इसमें दिक्कत नहीं है, आप बड़े ही आराम से इन चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो औसत कोणीय वेग है ना, जैसे कोणीय वेग को मापने का एक सबका एक अलग अलग यंत्र होता है। तो कोणीय वेग को मापने का भी एक यंत्र होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टोकोमीटर। क्या बोलते हैं? टोकोमीटर। कोणीय वेग को मापने का यंत्र होता है टोकोमीटर। इस टोकोमीटर से हम लोग कोणीय वेग को मापते हैं कि कोणीय चाल कितना है। ठीक, चलिए इसे मिटा दिया जाए। चलिए, आइए अब हम लोग जिसके बारे में पढ़ने वाले वो है तात्क्षणिक कोणीय वेग। दूसरा जो प्रकार इसका क्या है? तात्क्षणिक, तात्क्षणिक, तात्क्षणिक कोणीय वेग। इसको जरा हम लोग थोड़ा समझते हैं, क्या होता है ये कोणीय वेग। ठीक है, सबसे पहले इसके मतलब को हम लोग समझते हैं कि आखिर एक्चुअल में ये होता क्या है। तो तात्क्षणिक कोणीय वेग, ठीक है, ये क्या होता है? तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक बात आपको समझना होगा। जैसे हमने आपको बताया था कि ये हमारा एक वृत्त हो गया, वृत्त का एक केंद्र बिंदु हो गया। यहाँ पर हमारा जो है एक कण,
समझ में आ गया। ये कण ए है, हम इसे घुमा रहे हैं कुछ इस प्रकार से, तो ये ए से चला गया है बी पर, ये सब हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो हम लोग औसत में हम लोग ये नहीं देखते हैं कि उसका कोणीय वेग बीच में बढ़ा या घटा, ठीक है। हमें सिर्फ और सिर्फ मतलब है कि कुल कोणीय विस्थापन हमारा कितना हो गया और कुल समय हम लोगों ने कितना ले लिया, ठीक है। ये हम लोगों को मतलब है, इसमें और कुछ नहीं होता है, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो अब हम लोग तात्क्षणिक कोणीय वेग के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो इसको हम लोग सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्या होता है ये तात्क्षणिक कोणीय वेग, जरा इस पर ध्यान से हम लोग देखते हैं। तो इसमें होता ये है कि जैसे मान लेते हैं कोई हमारा ये जो कण है वो सी बिंदु पर गया, और सी बिंदु से, ठीक है, सी बिंदु पर हम लोग एक समय होगा, मान लेते हैं कि टी बराबर हो गया हमारा 1 सेकेंड, 1 सेकेंड पर वो ये सी बिंदु पर। अब हम लोग क्या करते हैं, इसे बहुत ही जरा सा, ये इसका आरंभिक जो है वो समय है 1 सेकेंड। अब हम लोग क्या करते हैं, इसे बहुत ही जरा सा समय देते हैं, एकदम जरा सा समय। तो जरा सा यदि हम लोग समय दे देंगे, जैसे मान लेते हैं टी बराबर 1.0 जितना आप छोटा इसको समय सोच सकते हैं, बस मैं कहना चाहता हूं कि आपको उससे भी छोटा समय आपको लेना है। तो मान लेते आपने बहुत ही छोटा समय ले लिया, वो ये हो गया, ठीक। तो आपने बहुत ही छोटा समय ले लिया, ठीक। तो इतना समय ले लिया, तो दोनों के समय के बीच में जो अंतर है वो बहुत ही छोटा है। तो छोटा अंतर है, ठीक है, समझ में आ गया। तो वो जो कोणीय विस्थापन करेगा सी बिंदु से जब ये डी बिंदु पर जाएगा, तो जो ये कोणीय विस्थापन करेगा वो भी बहुत ही जरा सा करेगा। ये क्या होगा, इस कोणीय विस्थापन को हम लोग बोलेंगे कि साहब ये कोणीय विस्थापन डी थीटा है, और इसने समय कितना लिया, डी टी ले लिया, ठीक, समझ में आ गया। तो हम लोग कहेंगे कि लगभग, ठीक है, डी थीटा कोणीय विस्थापन हो गया और डी टी क्या हो गया, समय हो गया, क्योंकि डी टी क्या है, बहुत ही अल्प समय है, और डी थीटा क्या है, अल्प कोणीय विस्थापन है, ठीक। अब इन दोनों का यदि हम लोग रेशियो ले लें, डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी, समझ में आ गया, डी थीटा बाई डी टी, तो हम लोग ये क्या आएगा, ये देखिए ये क्या आएगा, ये हमारा हो गया कोणीय विस्थापन, और ये कोणीय विस्थापन लगभग किस पर, 1 सेकेंड पर हमें मिल जाएगा। तो 1 सेकेंड पर कोणीय विस्थापन यदि हम लोग निकालते हैं, और इसका जो मान होगा छोटा आएगा कि बड़ा आएगा, तो जवाब है एक मॉडरेट आएगा, क्योंकि डी थीटा कोणीय विस्थापन भी बहुत ही छोटा है और समय भी क्या है, बहुत ही छोटा है। तो दोनों का यदि अनुपात लेंगे, दोनों का यदि हम लोग रेशियो लेंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, मॉडरेट आएगा। जैसे हम आपको बताना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर 0.0001 है, बहुत ही छोटा नंबर है। यदि हम लोग बात करें और 0.00001 की, ठीक है, तो इसका मान जानते हैं कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 10, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये भी छोटा, ये भी छोटा, दो छोटे अंकों का यदि हम अनुपात लेंगे, तो आप रेशियो लेंगे, तो वो एक मॉडरेट अंक आता है, मतलब एक बीच बीच का अंक आता है, जैसे 10, ठीक है, समझ में आ गया। उसी प्रकार से यहां पर यदि हम लोग डी थीटा और डी टी ले लेंगे, डी थीटा बाई डी टी, तो हमें मिल जाएगा कि लगभग 1 सेकेंड के ऊपर तो हमें कोणीय वेग तो मिल ही जाएगा, और इसी कोणीय वेग को हम लोग क्या कहते हैं, तात्क्षणिक कोणीय वेग कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, W इंस्टेंटेनियस, ठीक है, समझ में आ गया। ये हमको लगभग 1 सेकेंड पर क्या, यहाँ पर इस केस में 1 सेकेंड पर हमें क्या दे देगा, तात्क्षणिक कोणीय वेग को दे देगा, समझ में आ गया। तो ये बात आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। तो तात्क्षणिक कोणीय वेग दे देगा डी थीटा बाई डी टी, W इंस्टेंटेनियस। चलिए अब इसको हम लोग व्यक्त कैसे करते, एक्चुअल में ये क्या है, हम लोगों को पता है एवरेज, एवरेज कितना होता है, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, यही ना एवरेज होता है जी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन यदि क्या करते हम लोग, यहां पर इधर कर दे लाइन डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, ठीक है, लाइन डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, मतलब देखिए आरंभिक समय और अंतिम समय के बीच में जो समय का अंतराल है वो कितना है, लगभग
किसके तरफ है, टेंड्स टू जीरो, डेल्टा टी, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये बहुत ही जरा बड़ा है 1 सेकेंड से, तो इन दोनों को हम लोग घटाएंगे तो ये हो गया हमारा डेल्टा टी। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये डेल्टा टी बहुत ही एक छोटा नंबर होगा, समझ में आ गया, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो डेल्टा टी एक छोटा नंबर हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लाइन डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, ये हमारा यही ओमेगा एवरेज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, ये डेल्टा टी को यदि हम लोग टेंड्स टू जीरो कर देते हैं, ठीक है, तो अब हम लोग ये डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, इसको यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, डी थीटा बाई डी टी। ठीक, समझ में आ गई, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। यानी कि डेल्टा टी को हम लोग जब जीरो टेंड्स करेंगे ये बन जाएगा डी थीटा बाई डी टी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बस यही अंतर होता है, इसमें एक ही समय दिया रहेगा, यानी कि टी बराबर 1 सेकेंड। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। इसी को हम लोग बोलेंगे तात्क्षणिक, तात्क्षणिक, तात्क्षणिक कोणीय वेग। ठीक है, कोणीय वेग। ठीक है, ये हो गया हमारा तात्क्षणिक कोणीय वेग हो जाएगा, समझ में आ गया। चलिए आइए हम लोग प्रश्नों का सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारा है थीटा बराबर दिया है 4t का घात 2 माइनस 4t प्लस 4 रेडियन। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। कोई भी वस्तु है जो घूर्णन गति को कर रही है, तो उसका कोणीय विस्थापन कुछ इस प्रकार से दिया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहला प्रश्न होगा कि t बराबर 2 सेकेंड पर, ठीक है, 2 सेकेंड पर कोणीय वेग ज्ञात करें, कोणीय वेग ज्ञात करें। ठीक है, वेग ज्ञात करें, कैसे हम लोग कोणीय वेग ज्ञात करेंगे उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो चलिए आइए हम लोग कोणीय वेग को थोड़ा समझते हैं, क्या होता है कोणीय वेग। तो हम लोग जानते हैं कि इसमें समय एक दिया है या समय के बीच में अंतराल है, तो समय के बीच में अंतराल नहीं है, तो हमें जो कोणीय वेग ज्ञात करना है वो कौन सा कोणीय वेग ज्ञात करना है, तात्क्षणिक कोणीय वेग। ठीक है, तो हम लोगों को पता है, सबसे पहले इसका क्या करेंगे, अवकलन के बाद, और समय के सापेक्ष में अवकलन के बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले समय के सापेक्ष में अवकलन के बाद, समझिए इस बात को, अवकलन के बाद। ठीक है, सबसे पहले अवकलन के बाद या अवकलन करने पर, तो सबसे पहले हम लोग अवकलन न कर रहे हैं, तो अवकलन करने पर, तो हम लोग यहाँ पर अवकलन करते हैं। ठीक है, तो ये थीटा है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी। अब यहां पर आपको ध्यान से समझना होगा, यहां पर आप देखिए t का घात कितना है, 2, तो इसका भी समय के साथ सापेक्ष में हमें अवकलन करना पड़ेगा, तो इसका जो घात है इसके साथ गुना कर देते, तो 4 दूना 2 यानी कि 8, और t का घात क्या हो जाएगा, 2 है, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा, समझ में आ गया, माइनस 4, t का घात 1 है तो इसे गुना करेंगे तो 4, और t का घात क्या करेंगे, इसमें से 1 हटाएंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। और ये क्या है, जोड़ 4 है, तो इसका यदि हम लोग अवकलन करेंगे तो ये नियतांक है, इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। समझ में आ गया, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। ठीक है, और ये आएगा रेडियन पर सेकेंड, तो कितना आ जाएगा, 8t घटाओ t का घात 0 क्या हो जाएगा, 1 घटाओ 4 रेडियन पर सेकेंड। ठीक, रेडियन पर सेकेंड। तो हम लोगों को कितने सेकेंड पर निकालना है, 2 सेकेंड पर, तो ये हो जाएगा हमारा ओमेगा, और ये इस तात्क्षणिक कोणीय वेग हो जाएगा ये। तो हमें कितना समय पर निकालना है, 2 सेकेंड पर, तो हम लोग लिखेंगे t बराबर 2 सेकेंड पर, t कितने सेकेंड पर, 2 सेकेंड पर। हम लोग ओमेगा के बारे में यदि बात करेंगे तो यहाँ पर समय कितना रख देंगे, 2 सेकेंड रख देंगे, तो 2 सेकेंड पर निकल जाएगा, या t की जगह पर 3 रख देंगे समय की जगह पर, तो 3 सेकेंड पर निकल जाएगा। ठीक है, 5 रख देंगे तो 5 सेकेंड पर निकल जाएगा, 0 सेकेंड रख देंगे
तो 0 सेकंड पर निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये समय पर आश्रित है ओमेगा। तो सबसे पहले हम लोग कितना t इज इक्वल टू 2 सेकेंड यहाँ पर रखते हैं, तो क्या हो जाएगा 8 गुने 2, 8t का मतलब क्या 8 गुने t, ठीक है, -4 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, सबसे पहले 16 में से 4 घट गया 12 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। ये आपको ध्यान से समझना होगा। ये होता है यदि आपको तात्कालिक कोणीय वेग निकालना है, ताक्षणिक कोणीय वेग निकालना है, तो सबसे पहले आपको अवकलन करना पड़ेगा, ठीक है। अब मान लेते हैं कि t कितना होगा, दूसरा क्वेश्चन, समय ज्ञात करें, समय ज्ञात करें, आपको समय प्राप्त करना है, ज्ञात करें जब ताक्षणिक कोणीय वेग 0 होगा, ठीक है। ताक्षणिक कोणीय वेग कितना होगा, 0 होगा। तो हमारा ताक्षणिक कोणीय वेग कितना है 8t - 4, तो जो हमारा ताक्षणिक कोणीय वेग आया है वो कितना है 8t - 4। इसको सबसे पहले हम लोग 0 करते हैं, ठीक। तो 0 हम लोगों ने किया है, यहाँ पर हम लोग 0 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 8t घटाओ 4, इसको इधर लेके आते हैं, तो इसको इधर लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा 4 बराबर 8t, ठीक है। तो t हम लोग निकालना चाहते हैं, तो t बराबर कितना हो जाएगा, t बराबर हो जाएगा 4/8, कर जाएगा 1/2 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। समझ में, ये हो गया हमारा ताक्षणिक कोणीय वेग। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने इसको 0 किया, तो यहाँ पर हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा दिखने में दिक्कत हो, तो इसको 0 किया, 8t - 4 को हमने क्या कर दिया, 8t - 4 को हम लोगों ने 0 कर दिया, 4 को इधर लेके गए, 8t बराबर 4 आया, तो t बराबर कितना आ गया 4/8 रेडियन पर सेकेंड, यानी कि 1/2। यही हमारा ओमेगा था, इसको हम लोग 0 करेंगे तो हमें समय ज्ञात हो जाएगा, यानी कि समय है t है तो 1/2 सेकेंड हो जाएगा। समझ में आ गया, यानी कि वो 1/2 सेकेंड पर इसका ताक्षणिक कोणीय वेग क्या होगा, 0 होगा। बस आज के लिए बस इतना है।